उपचुनाव की तारीखों का ऐलान, जाति पर भी मचा घमासान, कमलनाथ की कास्ट पर पॉलिटिक्स हार, उपचुनाव में बीजेपी का कार्ड। सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों के बारे में बता दें, फिर बात जाति पर मचे घमासान की करेंगे। मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों के लिए 30 अक्टूबर को मतदान होगा। 2 नवंबर को रिजल्ट आएगा। इसके पहले गजट नोटिफिकेशन 1 अक्टूबर को जारी होगा। नामांकन करने की आखिरी तारीख 8 अक्टूबर है। 13 तारीख तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने अपनी तैयारी की है। सरकार के जन कल्याणकारी कामों को लेके भी जनता के बीच में जाएंगे और हमें विश्वास है कि जनता का प्यार और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। कांग्रेस की पूरी तैयारी है और कैंडिडेट भी लगभग सब तय हैं। कमलनाथ जी उनको इशारा करेंगे। चुनाव में पूरी ताकत से जाएगी। ये चुनाव जो है कांग्रेस जीतेगी, जैसे दमोह में जीती थी, और चारों जगह पे कांग्रेस शिकस्त देगी कमलनाथ जी के नेतृत्व। इलेक्शन का काउंटडाउन शुरू हो गया है, लेकिन साथ साथ जाति का मुद्दा भी रेंग कर कमलनाथ के सामने आ गया है। ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गरमाने वाले कमलनाथ से बीजेपी ने अब उनकी जाति पूछी है। आदिवासी के जरिए जाति कार्ड खेलने वाले कमलनाथ से बीजेपी ने पूछा है कि वो कहां के हैं। यकीन ना हो तो खुद सुन लीजिए। पूरे मध्य प्रदेश को बंटाढार करके खा गए थे। गलती से 15 महीने में कांग्रेस की सरकार बनी और एक प्रदेश का एक जिसका न पृथ्वीपुर से लेना देना, न भोपाल से लेना देना, न छिंदवाड़ा से लेना देना, न इस प्रदेश से लेना देना। कहां से आए कमलनाथ? कोई बता सकता है कहां के कमलनाथ? किस जाति के कमलनाथ? कोई नहीं पता। जब आपका राजनीति में शुरुआत भी नहीं हुई, जन्म भी नहीं हुआ, जब वे सांसद है, सन 80 से सांसद है और 10 बार के सांसद है, देश में सबसे ज्यादा सम्मानित सांसद के पद पर रह चुके हैं। और आप कह रहे कमलनाथ जी क्या है? कमलनाथ जी की जाति क्या है? कमलनाथ जी की जाति भारतीय है। जाति धर्म की राजनीति आप करते हो, कांग्रेस या कमलनाथ जी नहीं करती। और आप कमलनाथ जी के बारे में पूछ रहे हो। कमलनाथ जी का मध्य प्रदेश से क्या लेना देना पूछ रहे हो? कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से 10 बार से सांसद है, अपराजय योद्धा है। उपचुनाव की तैयारी की बात करें तो बीजेपी फील्ड में है। सीएम जनदर्शन कर रहे हैं और कमलनाथ को ट्विटर मास्टर बता रहे हैं। तो क्या कांग्रेस को सहानुभूति वोट मिलने की उम्मीद है? अगर जोबट और पृथ्वीपुर उसकी परंपरागत सीट है तो खंडवा लोकसभा बीजेपी की सीट रही है। रेगांव विधानसभा भी बीजेपी की सीट थी, यानी मुकाबला 50-50 का है। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और हमारा आज का मुद्दा है उपचुनाव में कास्टवार। मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो गया। तारीख सामने आ गई, लेकिन इस चुनाव में कास्ट कार्ड भी खेला जाएगा। ओबीसी, एसटी, एसी से शुरुआत हुई है, लेकिन बहस अब कमलनाथ के कास्ट तक जा पहुंची। बीजेपी ने कमलनाथ की आइडेंटिटी पर बात कर दी है, सवाल खड़े कर दिए। आखिर क्या है इन सब के मायने? क्या है ये मुद्दे चुनाव में असरदार होंगे? क्या इन मुद्दों के बसीभूत भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी या फिर कांग्रेस इसका काट कुछ और लेकर आएगी? यही हमारा आज का मुद्दा है। इसी पर हम बात करेंगे। अपने मेहमानों से मैं आपको परिचय करा दूं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, स्वागत है आपका। चौधरी राकेश सिंह जी है, पूर्व मंत्री, सर आपका भी बहुत स्वागत है। और जगदीश द्विवेदी साहब है, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर हितेश वाजपेयी साहब, आपसे ही शुरुआत करेंगे। हम देख रहे हैं कि आज तारीखों का ऐलान हो गया, लेकिन तारीख के एक दिन पहले की तारीख को हम देखें, फिर चुनाव में जाति भी दिखाई दे रही। नहीं, मुझे लगता है उसको बहुत गंभीरता से एक जाति के उस पर विशेष पर लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जैसे नहीं पूछा जाता गांव में कि भाई जोरू ना जाता, ये तो बताओ मध्य प्रदेश से क्या नाता। तो एक मुहावरों में ये बातचीत की जाती है। रहा सवाल देखिए जाति धर्म का, तो आपने देखा होगा कई लोग जनेऊ डाल के घूम रहे हैं। कोई अभी वैष्णो देवी जा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि नहीं साहब मैं तो कश्मीरी पंडित हूँ, कोई बताता मैं दत्तात्रेय हूँ, तो कोई बताता है कि नहीं साहब मैं जहांगीर खान का पोता हूँ। तो मैं अपने अपने सहूलियत के हिसाब से कोई टोपी लगा के घूम रहा है, कोई नहीं लगा। ये तो चुनावी रूप से कौन करता है ये सबको पता है। साथ ही साथ आप सोचिए, एक चुनाव तो मुझे वो भी याद है जिसमें प्रधानमंत्री जी की जाति पूछ डाली थी जी। तो ये जब आप स्पेसिफिकली बात करते हो तब बात आती है। कमलनाथ जी पर देखिए एक सबसे बड़ा आरोप है कि वो मध्य प्रदेश नहीं रहते हैं
और ये बात सच है, ना उनका घर है यहाँ पे। हाँ, ये सच है कि वो यहाँ से सांसद हैं छिंदवाड़ा से, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो छिंदवाड़ा को उन्होंने संसद में जाने का रास्ता चुना है। ना वो बिजनेस करते हैं, 24 कंपनियों के मालिक है कंपनी बहादुर साहब, उसके बावजूद भी एक भी कंपनी यहाँ काम नहीं कर, हालांकि सब फ्रॉड है, मुजरबिया टाइप, आपको सब पता है, सब सारी डिटेल, लेकिन फिर भी आप सोचिए एक भी कंपनी यहाँ काम नहीं करती। तो ऐसे कितने बड़े उद्योगपति, एक समय वो सबसे रिचेस्ट पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, सबसे धनाढ्य संसद सदस्य रहे, उसके बावजूद भी सोचिए साहब एक प्राथमिक पाठशाला उन्होंने यहाँ नहीं खोली कभी भी। तो लेकिन उन्होंने क्या किया, तो साहब वो बताते नहीं, साहब हमने हनुमान जी का मंदिर बनाया। आप देखो, समझना, गेम समझना पॉलिटिक्स का इनका। तो यहाँ पर उन्होंने कोई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, बहुत अच्छा MIT के नाम से उनके 2-3 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हैं जो भारत की अच्छी रैंकिंग में, गाजियाबाद वगैरह में, आप भी जानते होंगे मनोज जी हैं उनके। एक भी उन्होंने कहा कि नहीं यार मेरे छिंदवाड़ा के बच्चों के लिए, जबलपुर के बच्चों के लिए, इंदौर के लिए, ग्वालियर के लिए खोल दें कि अच्छा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट होना चाहिए। तो वो अपने आप में निजी तौर पर बड़ी संपदा है, निजी तौर पर मेधावी हैं, लेकिन मध्य प्रदेश को लेकर उनका मन छोटा हो जाता है। मध्य प्रदेश को उसका फ़ायदा कभी नहीं दे पाते हैं। और यही आपने देखा कि जब तक वो मुख्यमंत्री थे, 15 महीने यहाँ थे, जिस दिन वो नहीं रहे, आज तक हम ढूंढ रहे हैं उनको है कहाँ। तो ये बात सच है। ये ठीक है। खैर, आज उपचुनाव की तारीख भी तय हो गई है और भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है राकेश जी कि हम ढूंढ रहे हैं उन्हें है कहाँ। पर यह भी सच है कि अब तो मतदाताओं के सामने भी जाना होगा, तारीखों का ऐलान हो गया है। एक तरफ जाति भी पूछी जा रही है, क्या तैयारी है कांग्रेस की? मनोज जी, मैं समझता हूँ डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी ने देने की कोशिश की है। उन्होंने खुद कहा है कि एक प्रधानमंत्री की जाति पूछी गई थी। तो मैं समझता हूँ BD शर्मा बताएंगे जरूर इस उपचुनाव के पहले कि जिस प्रधानमंत्री की जाति पूछी गई थी वो किस जाति के, कौन सी श्रेणी में आते हैं और अति पिछड़े में आते हैं या पिछड़े में हैं। मैं समझता हूँ BD शर्मा जी जरूर बताएंगे। और मध्य प्रदेश का हृदय बहुत विराट है। आपने कहा डॉक्टर हितेश वाजपेयी साहब ने कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी का मकान भी है, कमलनाथ जी और उनकी पत्नी वहां से और बेटा सांसद है, और छिंदवाड़ा की तस्वीर भी उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र में पूरे तरीके से बदली है। लेकिन हम लोग बड़े दिल के लोग हैं, वाजपेयी जी हों चाहे हम हों। हमने लाल कृष्ण आडवाणी से ये भी नहीं पूछा कि तुम्हारी कोई कुटिया भी है मध्य प्रदेश में, और हमने उन्हें राज्यसभा भेज दिया मध्य प्रदेश, और लौट के कभी आए नहीं आडवाणी जी मध्य प्रदेश में रहने। तो हम लोग बड़े दिल के लोग हैं, कम से कम कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में सेवाएं। लेकिन राकेश जी, ये दिल दिल्ली तक ना जाए, क्योंकि वैसे भी दिल वालों की दिल्ली होती है। ये दिल यदि अभी मध्य प्रदेश में रहे, चूंकि 3 उपचुनाव होना है, विधानसभा के और 1 लोकसभा का उपचुनाव होना है, तारीखें आपके सामने हैं, तो अब काम दिल्ली से तो चलने वाला नहीं है। नहीं, मैं कदापि दिल्ली पे नहीं जा रहा हूँ। मैं तो आदरणीय वाजपेयी साहब जिस लय में ले गए हैं, मैं उस लय को बता रहा हूँ कि हम लोगों ने तो कभी आडवाणी जी से भी नहीं पूछा कि किस बिरादरी के हो। हमने कभी नरेंद्र मोदी साहब से नहीं पूछा। हाँ, प्रश्न जरूर हुआ था। तो मैं समझता हूँ BD शर्मा जी क्योंकि प्रदेश के मुखिया हैं और सांसद भी हैं, तो जरूर बताएंगे कि उन प्रधानमंत्री जी की जाति क्या है। जहां तक उपचुनाव की बात है, मध्य प्रदेश में बहुत संकीर्णता के आधार पर चुनाव नहीं होता है। अभी मैं आदरणीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था आपके चैनल पे ही, तो उन्होंने कहा है कि हम अपनी विकास योजनाएं लेके जाएंगे। पूरे 1.5 साल में 50 किलो गेहूं दे दिया लोगों को, आधा किलो तेल दे दिया सरसों का, नमक की 2 थैली दे दी। ये लेके जाओगे आप वोट मांगने के लिए? ये मध्य प्रदेश के गरीब लोगों को आपने ये करके दे दिया है। आप बताइए, आपने इन 1.5 वर्षों में कौन से कारखाने बना दिए, कौन से आपने नए जो है ब्रिजेस बना दिए, कौन से कर्मचारियों के लिए आपने अतिरिक्त कर दिया? तो वो तो आपसे भी पूछा जाएगा कि आपने कौन से कारखाने, क्योंकि वक्त नहीं मिला आपको, ये बात सच है, लेकिन पूछा तो आपसे भी जाएगा। अच्छा, बेरोजगार जो थे, शिक्षक भर्ती होने थे, वाजपेयी साहब ने भी कई बार कहा बहुत जल्दी होंगे। अब उपचुनाव आ गया और शिक्षक मुझसे जब बात कर रहे थे तो मैं कह रहा था चिंता मत करो, शिवराज सिंह जी ऐसे ही बोलते रहेंगे कि जल्दी कर रहा हूँ, अतिशीघ्र कर रहा हूँ। तब तक मैंने कहा आचार संहिता लग जाएगी, उपचुनाव आ जाएंगे, तो शिवराज सिंह जी आपको नियुक्ति पत्र देने। हम बोले वाजपेयी जी बीच में कुछ बोलना नहीं, मैं वो कुछ कह रहे हैं, वो बता रहे हैं, लेकिन मैं उनसे लूंगा जवाब। पहले एक बार प्रतिक्रिया ले लूंगा जगदीश द्विवेदी साहब से। जी जगदीश जी, ये बात जो चल रही है उपचुनाव की चल रही, तारीखों का ऐलान हो गया, 28 उपचुनाव भी हमने देखे, और 28 उपचुनाव में क्या हुआ वो भी हम सबके सामने। फिर उसके बाद दमोह हुआ, दमोह ने थोड़ा सा
उत्साह भर दिया कांग्रेस के भीतर। पर अब ये जो उपचुनाव है ये मुझे लगता है कि 2023 के पहले सेमीफाइनल होंगे, कैसा देख रहे हैं आप? बिल्कुल मैं सहमत हूं आपकी बात से। ये चुनाव 2023 का लिटमस टेस्ट होंगे, ये बिल्कुल सही है आपकी बात। और चूंकि उपचुनाव है, कम सीटों पर है, तो स्वाभाविक है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों का इन पर फोकस होगा। लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है इस चुनाव में वो ये होने वाला है कि अगर पृथ्वीपुर और जोबट जो कांग्रेस की सीटें हैं, अगर उनमें से एक भी कांग्रेस के लिए डिस्टर्ब होती है तो मेरा मानना है इसके आने वाले समय में बड़े राजनीतिक नफा नुकसान होंगे। क्योंकि पृथ्वीपुर कांग्रेस की परंपरागत सीट है। मैं बिल्कुल मान के चलता हूं कि बीजेपी के लिए आसान नहीं है। आज जो अनुसूचित जनजाति मोर्चा की बैठक में सीएम ने खुद वहां यह माना है कि जोबट सीट हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है। लेकिन बावजूद इसके, चूंकि सत्ता जिसके पास होती है उत्साह उसके पास ज्यादा होता है। और एक बात और भी है जो राकेश जी इस बात को उससे मेरी कितने सहमत होंगे कि कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी पहले से मैदान में है। मैदान में कांग्रेस को भी होना चाहिए था। बीजेपी के नेता लगातार, अभी आपने कल ही बीडी शर्मा वहां से लौटे हैं, 2 सीएम 2 बार जनदर्शन करके आ गए हैं, वो रेगांव भी चले गए, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेता अभी वहां जाते नहीं दिख रहे हैं। और यही वजह है कई बार न चाहते हुए भी कांग्रेस कई बार अपनी तैयारी में हमको पिछड़ती नजर आती है। शायद वही वजह है कि वो चीज भी परिणामों में दिखाई देती है। लेकिन मैं इस बात से अभी सहमत नहीं हूं। जो मेरा अपना मानना है कि ये चुनाव जातिगत आधार पर होंगे। क्योंकि मेरा मानना है कि मध्य प्रदेश में ठीक है थोड़ा बहुत असर मध्य प्रदेश में आया होगा, लेकिन आज भी मध्य प्रदेश में कास्ट पॉलिटिक्स हावी नहीं हुई है। और लोकतंत्र के लिए ये शुभ है और मध्य प्रदेश के लिए तो और अच्छा शुभ माना जाना चाहिए कि राजनीति में कास्ट पॉलिटिक्स का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ना ही राजनीतिक दलों को कास्ट पॉलिटिक्स के आधार पर लड़ना चाहिए। हालांकि जिस तरह से अभी बीच में जो भी प्रसंग आए और जिन संदर्भों में ये बात आई, मेरा मानना है कि वो भी राजनीति के लिए सुखद नहीं कही जा सकती। आप विकास कार्यों पर चुनाव लड़िए, आप क्या डिलीवर कर रहे हैं जनता को उस पर चुनाव लड़िए, क्या देने वाले हैं उस पर चुनाव लड़िए। जाति के आधार पर चुनाव नहीं होने चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और मुझे ये, हालांकि इस बार उपचुनाव से पहले चूंकि एक चर्चा छिड़ गई है, उस पर चर्चा चल भी रही है। डॉक्टर साहब, राकेश चौधरी साहब को सवाल खड़े कर रहे थे आपने कमलनाथ जी को लेकर, लेकिन यदि हम दमोह की तरफ चले जाते हैं तो थोड़ा सा फिर नज़र आता है कि कांग्रेस में एक उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी, हालांकि ये कहा जाता है कि सबक भी लेती है, समीक्षा भी करती है। और आज भी हम सुबह से देख रहे थे बैठकों का दौर जारी है, अभी भी जारी है। जी सीएम हाउस में बैठक जी। लेकिन क्या ये जो बैठक सब चल रही है, पहले भी खासी बैठ के चली थी आपकी दमोह से पहले, पर ये उपचुनाव कुछ अलग है क्योंकि 2023 भी आपके सामने होगा? देखिए मनोज जी, मैं आपकी सारी बातें स्वीकार करता हूं, पर चौधरी साहब बहुत सीनियर संसदीय जीवन में रहे हैं। मैं साहब बहुत छोटा आदमी हूं चौधरी साहब, और इतना जितनी विद्वता आप में उसका दशांश भी शायद नहीं होगा। लेकिन इतना ज़रूर साहब जानता हूं चौधरी साहब कि शहर में मकान ले लेने से शहर अपना नहीं होता। जिस शहर में हम घर बनाते हैं चौधरी साहब, जहाँ पत्नी रहती है, जहाँ बच्चे रहते हैं, जहाँ जन्म होता है, जहाँ 16 संस्कारों में से कुछ संस्कार पूर्ण होते हैं, वो साहब अपना होता है। आप तो बहुत रूट से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। मालूम है जिसकी पत्नियां होती है वो साथ ही रहती, हाँ, और जिसकी नहीं होती वो भटकता रहता है। देख रहे हम, परेशान रहता है। पत्नियां भटकती रहती नहीं, अब कौन कौन से देशों में है नहीं पता मुझे, पर वो भटकता रहता है, वो परेशान रहता है, विक्षिप्तता से दौर से गुजरता है। खैर, मैं तो सर आपकी उपमा दे रहा था कि आप इतने सामरांत हैं, आपने गलत दिशा पकड़ ली। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि 16 संस्कारों में से एक भी संस्कार यदि कमलनाथ जी का इस पृथ्वी पर, धरती पर हुआ हो, तो साहब मैं सौगंध राम की खाता हूँ, मैं उनको मध्य प्रदेश का मान लूँगा। चलिए छोड़िए, उनके दोनों बच्चों में से 16 संस्कार में से एक भी संस्कार यदि मध्य प्रदेश की धरती छिंदवाड़ा में हुआ है तो मैं सौगंध राम की खाता हूं, मैं स्वीकार कर लूंगा। सर बोलने से नहीं होता। प्राइमरी एजुकेशन यदि उनका या उनके पिताजी का, नकुल, बकुल, कमलनाथ जी किसी का भी हुआ हो तो मैं मान लूंगा। सर ऐसा नहीं होता। सर मकान तो बड़े आदमी है साहब, हर नगर में पैसे फेंक के खरीद लिए, इतने करोड़पति अरबपति आदमी है। खा रहे उन्होंने हनुमान जी में बिठा दिए भाई। वही तो ये क्या, ये इसके पीछे का गेम भी मैंने आपको बताया ना कि उनकी पहचान है कि कंपनी बहादुर है। 24 कंपनियों के मालिक हैं साहब, लेकिन एक कंपनी नहीं खोली। तो यहाँ के लोगों को रोजगार देना उनका उद्देश्य नहीं है, यहाँ के लोगों का विकास करना उद्देश्य नहीं है, यहाँ के लोगों के बीच पॉलिटिकल गिमिक करना है। और यही कारण है, फिर मैं बता रहा हूँ, ना नकुल का ना बकुल का, किसी का प्राइमरी एजुकेशन यहाँ नहीं हो, मिडिल नहीं हो, हायर सेकेंडरी कुछ नहीं हुआ साहब।
घर नहीं है उनका, मकान है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ साहब, और बहुत अच्छे से उन्होंने बचते हुए बहुत शब्द का प्रयोग सही किया है कि साहब मकान तो ईंट गारे का सब लोग ले लेते, जिसका पैसा होता है चौधरी साहब वो ले लेता है। इंदौर में ले लो तो इंदौर के थोड़ा ना हो जाओगे। लेकिन यही सब मुद्दे रहेंगे क्या? यस, जिस धरती से ये मुद्दा मनोज जी, ये पहला मुद्दा है। देखिए, आप उस कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं जो मंडलम तक है, मंडल तो हमारे यहाँ होते हैं, चौधरी साहब जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आज, वो जड़ में है और आप जड़ों से आपका कोई जुड़ाव नहीं है। वहीं दूसरी ओर आप देखिए कि आप जिस विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं मनोज जी, जिस जनता के बीच आपको रहना चाहिए, जो विषय सारे चौधरी साहब ने उठाया, मैं तो स्वीकार है कि शिक्षकों का विषय उठाते हुए एक बार वाटर कैनन के सामने बैठे हैं, वो नहीं चलेगी वाटर के नेता प्रतिपक्ष पे कभी नहीं चलती, चौधरी साहब भी जानते हैं पूरे संविधान को, नहीं रहते साहब। मैं बहुत विनम्रता से और दुखी होकर कह रहा हूं चौधरी साहब ये बात, देखिए जनता के विषय कभी समाप्त नहीं होने वाले, सरकार करती रहेगी और विषय आते रहेंगे, लेकिन विपक्ष में हम भी रहेंगे, विपक्ष में तो हमारा काम है। आपको 15 महीने याद होंगे जब शिवराज जी विपक्ष में थे, चौधरी साहब 9 बजे सुबह आ जाते थे प्रदेश कार्यालय में, 11-12 बजे तक सारे उनके पास आवेदन आ जाते थे। आपको मैं पूरी कटिंग्स दे दूंगा मनोज जी, आपको भी ध्यान होगा बहुत अच्छे से। और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जहां थानों के सामने नहीं बैठ गए जाके। आप लोगों ने उस समय भी मजाक उड़ाया, सही है, संघर्ष किया है आप। तो मुझे बताइए, तो आप मुझे एक लाइन में बता दीजिए, जगदीश भाई आप बता दीजिए, शिवराज जी जितनी मेहनत करते हैं उसका दशांश भी जनता के बीच वो कर पाते हैं क्या? तो भाई कोई साख होती है। रहा सवाल दमोह का, जी मैं वही आपसे कहना चाह रहा हूं, दमोह बार-बार कैसे बोल रहे हैं? बार-बार नहीं होता साहब दमोह, उसके पहले उपचुनाव भी हुए हैं, 28 उपचुनाव हमने देखे, सारी सीटें इनकी थी, 100% नहीं जीत पाए, नहीं वो प्रूव कर पाए। और फिर मेरा निवेदन यह है कि दमोह साहब किसी में इतनी ताकत नहीं है दमोह की सीट के ऊपर कि 17,000 से भाजपा को हरा दे। साहब ये तो हमारे कारण है और हमने दुरुस्त कर लिए हैं और आगे भी ठीक करेंगे, अनुभव आते हैं। चलिए राकेश जी, क्या दिक्कत है? कांग्रेस में कहाँ इतनी ताकत है? राकेश जी, कारण जो भी थे वो ढूंढ लिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, अब कारण से ऊपर आपको चलना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि हमारे शिवराज जी नजर आ रहे हैं, रहते हैं, ये घर है, रहते हैं, उनका घर है, वो घर पता सब दे दिया, आपका पता ठिकाना बता दीजिए। राकेश जी भी है, राकेश जी से नहीं कह रहा हूँ मैं, कमलनाथ जी की बात कर रहे हैं। जी राकेश जी का मैं मनोज भाई इतने छोटे स्तर पर नहीं आना चाहता हूँ जी कि बच्चों पे आ जाऊं नेताओं के कौन दिल्ली पढ़े हैं, कौन अमेरिका पढ़ रहे हैं, और मैं सबको जानता हूँ, मैं एक मुझे जानकारी रहती है, सब मेरे मित्र बन। आप तो दोनों जगह रहे, तो आपके पास तो बहुत अच्छा हो। दोनों जगह भी रहा हूँ और वैसे भी जीवन में सब 16 संस्कारों में से एक बता दीजिए, अभद्रता नहीं है सर ये? सर चुनाव पर हो जाए थोड़ा सा। अब हो सकता है वाजपेयी जी आपको नहीं बुलाया हो पांडित कार्य के लिए, सर बता दीजिए, जगदीश जी गए होंगे, बहुत अच्छे मित्र हैं। चलिए राकेश जी बताइए, उपचुनाव की बात कर लेते हैं। मैं उसी पे आना चाहता हूँ। राकेश भाई इनको बुला लेना चाहिए, ये कान को भी ब्राह्मण है। हम लोग कानकोपजों से पंडिताई नहीं कर पाते जी। कांग्रेस तो पंडिताई कराती नहीं, पंडितों से नफरत करती है, इसलिए आपको भी घर बिठा रखा है। सत्यव्रत चतुर्वेदी जी को घर बिठा रखा है। विषय पूरा भटक जाएंगे। नहीं आप अपनी बात पूरी कीजिए। मुकेश नायक जी को घर बिठा रखा है। डॉक्टर साहब एक बार जवाब लें। जी कहिएगा। देखिए, ये उपचुनाव पहली बात तो मध्य प्रदेश की सरकार डरते लेके आई। जब बंगाल का उपचुनाव घोषित हो रहा था तब मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी ने जाके वहां ये निर्णय किया चुनाव आयोग में कि हमारे यहाँ बाढ़ आई है। बाढ़ बताओ कहाँ, रैगांव में आई थी कि पृथ्वीपुर में आई थी कि जोबट में आई थी या खंडवा खरगोन में आई थी? बाढ़ का कोई ताल्लुक नहीं था इन जिलों से। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ अभी त्योहार बहुत था, अभी चुनाव नहीं कराना, क्योंकि मालूम है इनको कि जो भी रिपोर्ट आ रही है अंदरूनी उसमें साफ जाहिर है कि शिवराज सिंह जी का चेहरा गांव का। सर आपका क्षेत्र है शिवपुरी और आसपास बाढ़ग्रस्त थे कि नहीं थे, आप बताइए सर, क्यों होता है? मैं उपचुनाव पे बोल रहा हूँ, वो तो आती बात बाढ़ग्रस्त। सर तो प्रशासन उसमें लगता है ना सर, नहीं पाई, कहीं बाढ़ कहीं कोरोना, ऐसा थोड़ा ना सर कि आप जब तक 54 जिले नहीं होंगे तब तक नहीं मानेंगे, आप सबको डुबोएंगे क्या? अब आपके राज्य में डूब ही रहे हैं महाराज, और डूबने के बाद आप कोई मदद नहीं कर पा रहे हो, उसका परिणाम आपको मिलेगा, निश्चित रहिए। 50 किलो गेहूं से और 1 लीटर तेल से आप आदमी को तृप्त नहीं कर पाओगे। सर 1 लीटर तेल और 50 किलो गेहूं की कीमत आप क्या जानो कमल सेठ, बहुत महंगा है सर। उन गरीबों से पूछिए सर जिनके घर चूल्हा जलता है, जिनके घर बाढ़ से छत चली गई है। सर मत करिए चौधरी साहब, बहुत गरीब हैं सर इस प्रदेश में, हम मानते हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या सोच के बैठे चर्चा पे, मेरी समझ में नहीं आ पा रहा है। मैं उन लोगों
मैं उन लोगों को भी जानता हूं जिनकी ट्रैवलिंग एजेंसी चलती थी और अरबपति और खरबपति हैं दिल्ली में। तो मैं इन बातों पर नहीं जाना चाहता हूं। जिनके आज किन किन कंपनियों में मध्य प्रदेश में पार्टनरशिप है, कितने निर्माण कार्य चल रहे हैं, कितने रोड्स बना रहे हैं, राकेश जी ठीक है, चुनाव पर आ जाइए प्लीज, क्योंकि मुद्दा आज बड़ा यही है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। ठीक है, हम जी वाजपेयी साहब उस पर चर्चा नहीं आज होने देना चाहते। नहीं, आप मैं ये कह रहा हूँ, अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये उपचुनाव जो है, अभी शिवराज सिंह जी को सुन रहा था, पहले चुनाव में तारीख आपने क्यों मना की और 1.5 महीने बाद ही आपका कौन सा वातावरण ऐसा निर्मित हो गया मध्य प्रदेश में। लेकिन हाँ, चुनाव से आप मध्य प्रदेश सरकार भयभीत थी, शिवराज जी भयभीत थे। ये देखिए वो सब ऑन रिकॉर्ड है सारी चीजें सर, ऑन रिकॉर्ड है सारी चीजें। आपके दल के प्रतिनिधियों ने भी स्वीकार किया है और पूरी ब्यूरोक्रेटिक एक्सरसाइज है। सर आप बहुत विद्वान हैं सर, क्यों उसको पॉलिटिकल बना रहे हैं? राकेश जी, तो मेरा साफ तौर से निवेदन ये है कि मैं जगदीश भाई की बात को सेकंड करता हूँ कि मध्य प्रदेश का चुनाव अब जातिगत आधार पर नहीं होगा। इस आधार पे होगा कि आपको सरकार मिली तो आपने बेरोजगार लोगों को क्या रोजगार दिए, आपने लोगों को कौन कौन सी इंडस्ट्री स्थापित की, और इस क्षेत्रों में जहां जहां ये चुनाव हो रहे हैं वहां की जनता को राज्य सरकार क्या सुविधाएं दे पाई। मैं इस बात को फिर दोहरा रहा हूं कि जो राज्य सरकार प्रत्येक महीने 1000 करोड़ रुपए का कर्ज ले रही है, कर्ज में मध्य प्रदेश को डुबा दिया है, 80% आदमी यहाँ गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है, वो राज्य सरकार किस चेहरे को लेकर जनता के बीच में जाएगी? जनता उसे ये पूछने वाली है कि आप जब से सरकार में आए हो, कर्ज लेते जा रहे हो, लेकिन राज्य के लोगों को कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं। जगदीश मनोज जी, आपने स्वीकार किया चौधरी साहब ने कि 50 किलो गेहूं, नमक, तेल, ये सब ये कहां से आता है आप बताइए? एक तरफ आप इसका विरोध करते हैं, दूसरी तरफ बोलते हैं धन मत करिए। जगदीश जी एक समग्र प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगा। खैर मुझे लग रहा है मुद्दे से अलग हट की भी बात हो रही है, हालांकि जातिगत उसमें बात हुई है, लेकिन बड़ी बात ये मुद्दे से हट गए जी, लेकिन कौन सी जाति है जी, लेकिन दमोह को यदि हम देख लेते, कौन क्या व्यवसाय करता है, ये राजनीति में मुद्दा नहीं होना चाहिए जी। दमोह को यदि हम देख, लेकिन एक बात बिल्कुल सही है कि बीजेपी में, हाँ मनोज जी मैं आपकी बात पे जा रहा हूं, निश्चित रूप से उपचुनाव बीजेपी के लिए भी बहुत आसान नहीं है, क्योंकि दमोह का हमने परिणाम देखा। बहुत सारी चीजें कैंडिडेट पे निर्भर करती हैं और भाजपा के लिए सबसे बड़ी चीज कि आप किसी को भी ले आइए, कहीं से भी चुनाव लड़ा दीजिए, जनता इस बात को स्वीकार अब नहीं कर रही है। दमोह में इसी वजह से, दमोह में आप कुछ भी कह लें, लेकिन दमोह में डॉक्टर साहब कह लें उनकी गलतियां थी, बेशक उनकी पार्टी में भी अंतर विरोध थे, भितरघात था, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के मन में कैंडिडेट को लेकर भी एक आक्रोश था, जिसकी वजह से ये हालात बने। और अभी मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, चूंकि कैंडिडेटों को का औपचारिक घोषणा कैंडिडेट्स की नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी जिस तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं, और ये जो मैं बात कर रहा हूं ये पूरे दावे से इसलिए कर रहा हूं कि इन्हीं के संगठन के लोगों तक हमारे पास, मनोज जी, मेरे और आपके पास खबरें आती हैं, जिस तरह से चुनाव में प्रत्याशी तय किए जाएंगे वो बीजेपी के लिए कोई बहुत आसान नहीं होंगे ये चुनाव। और जोबट और पृथ्वीपुर ये दोनों चुनाव बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण रहेंगे। और लेकिन सबसे बड़ी चीज ये कि भाजपा के साथ जो सबसे बड़ा खतरा है कि इनके यहां अब एक अनार 100 बीमार की स्थिति बन गई है। आप संगठन पे कितना भी कंट्रोल कर लें, कितना भी घूम लें, लेकिन अगर आप अपने कार्यकर्ता को नहीं साध पाए, नेताओं की आपसे गुटबाजी को नहीं थाम पाए, तो मुझे नहीं लगता कि ये चुनाव बीजेपी के लिए बहुत आसान होगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और ये बात सच है कि उपचुनाव की तारीख तय हो गई है और तारीखों के बाद सबके अपने दावे हैं, पर दमोह की नेता ने क्या रोल प्ले किया ये सब भाजपा के सामने है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये सब नजर आएगा और जनता इसको देख भी रही होगी, क्योंकि उपचुनाव बहुत अलग होते हैं। और इस बार के उपचुनाव तो 2023 की तारीख भी देखेंगे, आगे का चुनाव भी बताएंगे, क्योंकि फाइनल होगा 23 में, पर ये सेमीफाइनल या लिटमस के रूप में इसको देखा जा रहा है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी दमोह से सबक लेकर एक अलग तैयारी में दिखाई दे रही है। पर बड़ा सवाल है, आखिर कांग्रेस मैदान में कब दिखाई देगी? लेकिन कांग्रेस की अपनी तैयारी होती है और कहते हैं कि अंतिम दौर में कांग्रेस कुछ नया करती है, जैसा दमोह में किया, तो क्या इन उपचुनाव में भी यही सब देखने को मिलेगा? आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।